स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपने लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल का लेक्चर नंबर 3 जो कि एक फाइनल लेक्चर होगा। और इस लेक्चर के अंदर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। बच्चे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं एंड जो मुझे लगा कि आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लेना जरूरी है। तो दैट्स वाई इन क्वेश्चंस को मैंने जो है एक अलग से लेक्चर में कवर करा है। पिछले लेक्चर्स में जो भी क्वेश्चंस हो रहे थे वो बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस पे थे, कुछ अलग पॉइंट जो थे वो क्वेश्चन के डिस्कस नहीं हो पा रहे थे। तो इनके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एक कह सकते हो कि जिसके हमने पहले डिस्कस नहीं करा था, जिसको डिस्कस कर लेना जरूरी है। तो चलिए बच्चे बिना किसी देर करे मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूं। मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, IIT JEE मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आप मेरे चैनल से जुड़ के अपने 11th-12th मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल ये मैंने जो लेक्चर्स हैं लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल का मैंने अपने स्टूडेंट्स की डिमांड पर बनाए हैं। ठीक है, चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चे आता है रिवीजन, सॉरी फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है बच्चे? फॉर्मूले के अंदर हमने दो सिचुएशन पढ़ी कि हमें एक तो ग्रॉस आउटपुट निकालना होता है जिसको हम जनरल एक्स से बोला जाता है। दूसरा है हमें यहाँ पे प्राइस फाइंड करना होता है जो कि हमने यहां से P से डिनोट करा है इसको। एंड दोनों ही सिचुएशंस जो हैं हम ऐसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू आई माइनस ए की इनवर्स इनटू में ये d, और ये होता है p इज इक्वल टू आई माइनस ए का इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू में बेटा l। यहाँ पे ये जो l है ये लेबर की तरह काम, लेबर है बेसिकली हमारा। एंड यही बच्चे हमारे पास वैल्यू एडिशन के रूप में भी है। तो जो हमने पीछे बात पढ़ के आए थे कि वैल्यू एडिशन क्या है, सिर्फ यहां पर लेबर है। ठीक है, दूसरा बच्चे यहां पे जो डी है दिस इज कॉल्ड अ फाइनल डिमांड। फाइनल डिमांड का मतलब वो डिमांड जो कंज्यूमर और गवर्नमेंट करते हैं, मर एंड गवर्नमेंट, जिसके बाद ये गुड्स जो है ना ये फर्दर जो है हमारे पास प्रोसेस नहीं होंगे। ठीक, तो हमने ये दो चीजें पढ़ी, एक तो प्राइस फाइंड करना होता है, दूसरा ग्रॉस आउटपुट फाइंड करना होता है। अब इन्हीं चीजों को हम डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं कि साथ में और हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं जिनके लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है। बट उससे पहले हम यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात कर ले। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फिजिकल और मॉनेटरी, ये क्या चीज है बेटा? देखना, यहां पे मैंने कहा था कि ये दोनों जगह ए आ रहा है। अब ए आ रहा है तो ए का मतलब होता है हमारे यहां पे पर यूनिट मैट्रिक्स, इनपुट मैट्रिक्स बेसिकली। तो हमने ये कहा था बच्चे कि जितना भी हमने पढ़ा था यहां पे जो भी होता है ये फाइनली टोटल से जरूर डिवाइड होता है। यहाँ पे A1 यहाँ पे A2 कर ले, ये फाइनली टोटल से डिवाइड होता है। B1 भी टोटल से डिवाइड होता है, B2 भी टोटल से डिवाइड होता है। तो हमारे यहाँ पे अगर मैं ये कहूं कि मेरे को यहाँ पे A11 A12 A21 और A22 दे रखा है, तो बच्चे यहां पे अभी तक क्या हो रहा था कि यहां पे ये हम एज ए यूनिट पढ़ रहे थे। तो ये यूनिट क्या थी? ये फिजिकल फॉर्म थी। जो ये यूनिट थी ये एक फिजिकल फॉर्म थी। फिजिकल फॉर्म का मतलब एक्चुअल यूनिट रिक्वायरमेंट कितनी थी। ये क्या हो गया? डिलीट डिलीट। हाँ, तो बच्चे यहां पे जो यूनिट्स अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ये जो थी एक्चुअली फिजिकल जो है उसमें मेजर करी जाती थी। यानी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ये फिजिकल क्वांटिटी में थी कि एक यूनिट बनाने के लिए हमें दूसरी वाले की 1/4 यूनिट चाहिए होती है। बट ऐसा नहीं है, कई बार ये जो चीजें हैं रुपीस फॉर्म में भी हो सकती है। यानी कि अपने 1 रुपए की वर्थ प्रोड्यूस करने के लिए मुझे अपनी इंडस्ट्री से कितने वर्थ का इनपुट चाहिए होता है। तो यानी कि बच्चे हमारे पास जो AIJ होता है बेसिकली, AIJ क्या होता है? ये जो चीज होती है ये जो इनपुट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है A11 A12 A21 एंड A22, ये फिजिकल एज वेल एज मॉनेटरी दोनों फॉर्म में हो सकता है। अगर ये रुपी फॉर्म में होता है ऑफ इनपुट फ्रॉम सेक्टर I पर रुपी ऑफ आउटपुट ऑफ अ सेक्टर J,
एंड इफ टेबल इज गिवन इन अ फिजिकल यूनिट लाइक अ टन एंड लीटर्स, तो यहाँ पे एआई जो होता है वो फिजिकल यूनिट की फॉर्म में होता है। यानी कि बच्चे अगर मेरे पास ओरिजिनल आउटपुट जो है वो मॉनेटरी फॉर्म में है, यानी कि जो पूरे की पूरा क्वेश्चन अगर मॉनेटरी फॉर्म में है, तो जो इनपुट आउटपुट भी होगा जो ये हमारे पास बनेगी, ये किस फॉर्म में बनेगी, मॉनेटरी फॉर्म में बनेगी। और अगर ये पूरा क्वेश्चन जो है ये फिजिकल क्वांटिटी के रूप में होगा लाइक लीटर, केजी वगैरह, तो ये जो इनपुट आउटपुट होगी वो जो रिप्रेजेंट कर रही होगी इंफॉर्मेशन या पिक्चर एज अ फिजिकल यूनिट कर रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। इन a two sector economy, it is known that the industry one use 10 पैसे वर्थ ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का 10 पैसा यूज करता है, ठीक है, एंड 60 पैसे यूज करता है वर्थ ऑफ अ कॉमोडिटी टू टू प्रोड्यूस अ रुपी वर्थ ऑफ अ कॉमोडिटी वन। अब यहां पे आप ये देखो बच्चे कि हमारे पास इनपुट जो है ना वो रुपीस की फॉर्म में है, मॉनेटरी फॉर्म में है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो इंडस्ट्री वन है, ये मेरे वन इंडस्ट्री है, ये 10 पैसे जो है अपना यूज करती है, 60 पैसे की वर्थ जो है ना वो कॉमोडिटी टू को लेती है टू प्रोड्यूस अ रुपी वर्थ ऑफ अ कॉमोडिटी वन। अपनी ही कॉमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए इससे ये चीजें चाहिए होती है 1 रुपए की कॉमोडिटी की वर्थ के लिए। इंडस्ट्री टू जो है ना वो 30 पैसे का रिक्वायर करती है ऑन प्रोडक्ट, 50 पैसे का कॉमोडिटी वन से मांगती है इन प्रोड्यूसिंग अ रुपी वर्थ ऑफ अ कॉमोडिटी टू। अब बच्चे ये तो ठीक है कि जो इनपुट है दोनों का हमारे पास किस में बता रखा है, कॉमोडिटी सॉरी मॉनेटरी फॉर्म में बता रखा है, लेकिन कंपैरिजन जो है जो हमें फाइनली करनी होगी, ठीक है ना, वो किस में दे रखी है। तो अब ध्यान से देखो, जो फाइनल डिमांड आर रुपीज 1100 बिलियन वर्थ ऑफ अ कॉमोडिटी वन एंड 22 बिलियन वर्थ ऑफ अ कॉमोडिटी टू, यानी कि जो फाइनल डिमांड है ना वो भी हमारे पास रुपीज फॉर्म में है। तो हमने यही डिस्कस करा कि क्वेश्चन जो है इनपुट जो मैट्रिक्स है वो रुपीज फॉर्म में हो सकती है, साथ के साथ अदर फिगर्स भी हमारे पास रुपीज फॉर्म में होनी चाहिए। तो अब हमारे पास हम बनाइए ए, जिसको हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो भी हमने बोला नाम दिया है अलग अलग। तो यहाँ पे कॉमोडिटी वन है एंड कॉमोडिटी टू है, यहाँ पर भी कॉमोडिटी वन है बच्चे और कॉमोडिटी टू है। तो कॉमोडिटी यहाँ पे लिखा टू सेक्टर है, इट इज नोन दैट इंडस्ट्री वन। कॉमोडिटी वन या इंडस्ट्री वन की बात कर लेते हैं। यूज 10 पैसे इट्स ओन वर्थ, तो अपनी वर्थ के लिए ये 10 पैसे यूज करते हैं एंड 60 पैसे जो है वो किसका यूज करते हैं, 0.60। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे कॉमोडिटी टू जो है ना अपने प्रोडक्ट के लिए 0.30 यूज करता है, दूसरे के लिए ये कहता है 0.50। तो ये हमारे पास इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स आ गई इन द फॉर्म ऑफ रुपीस। अब हमें दे रखा है बच्चे फाइनल डिमांड। तो मेरे से क्या मांगा हुआ है फाइनल क्वेश्चन ने, तो क्वेश्चन ने मेरे से कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें मांगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूं। राइट डाउन द इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स ऑफ दिस इकोनॉमी, जो कि मैंने लिख ली है। फाइंड द सॉल्यूशन आउटपुट यूजिंग द मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। बेसिकली हमारे पास ये जो हम कर रहे हैं आई माइनस एक इनवर्स वगैरह वो सब चीजें बोली हुई है। तो इसका मतलब है कि मेरे को अब फाइनल डिमांड दे रखी है, मेरे को ग्रॉस आउटपुट निकालना है जो कि होता है आई माइनस एक का इनवर्स और इसका होता है ट्रांसपोर्ट, इनटू में ये मल्टीप्लाई होगा डी से। अब ये वाली मैट्रिक्स जो है अगर रुपीस फॉर्म में है तो रिजल्ट भी रुपीस में होगा, ये भी रुपीस में आएगा, और ये जो डिमांड आएगी यानी कि जो एक्स आएगा ग्रॉस आउटपुट ये भी रुपीस फॉर्म में होगा। तो हमारा स्टेप क्या होता है, हमें करना होता है आई माइनस ए, आई का करना होता है 1001 माइनस में 0.10, 0.50, 0.60, 0.30, ठीक है। वन में से माइनस करेंगे बच्चे, यहां पर आ जाएगा 0.90 और यहां पे करेंगे 0.50, यहां पे हो जाएगा 0 माइनस 0.60 एंड 1 माइनस तो 0.70। अब ये कैलकुलेशन है, मैंने आपको बताया था बच्चे की बहुत बारीक कैलकुलेशन होती है, बहुत फोकस के साथ करनी होती है, बट क्योंकि मैं लेक्चर दे रहा हूँ मेरा फोकस जो है ना बहुत जगह होता है। आप खास तौर पे इस चीज पर होता है कि मुझे कौन से वर्ड्स यूज करने हैं अपने लेक्चर डिलीवरी में। तो मेरा फोकस इस पे नहीं होता तो कई बार कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। दैट्स वाई मैंने क्या करा है बच्चे, अपनी कैलकुलेशन को लेकर आ गया हूँ। यहाँ से आप अपना कैलकुलेशन देख सकते हो कि एक्स ए प्लस टी से
हमारे पास जो डिमांड निकालनी है वो ये होती है, ठीक है। एंड हम जो भी है हमारे पास ये फाइनल डिमांड निकालने का तरीका होता है। आप अगर यहाँ पे देख भी सकते हो कि मैंने आई माइनस ए पहले करा, यहाँ से ये आया, इसका डेट निकाला एंड फाइनली एक्स निकालने के लिए पूरा प्रोसेस करा। 1100 एंड 2200 हमारे पास जो है डी है, तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया है। आई होप बच्चे आप ये कैलकुलेशन समझ गए। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट सिर्फ इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनपुट का थोड़ा सा फर्क कर रखा है, वैल्यू एडिड का फर्क कर रखा है बेसिकली, और इसको ट्रीट कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है साथ में, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर अ टू सेक्टर इकोनॉमी, दो सेक्टर इकोनॉमी के अंदर इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमें दे रखी है, तो हमें इसमें मेहनत नहीं करनी। इफ द फाइनल डिमांड ऑफ टू सेक्टर आर 10 एंड 30, फाइंड द ग्रॉस आउटपुट। ये एक क्वेश्चन हो गया, काम खत्म। ग्रॉस आउटपुट के अंदर आगे लैंड और लेबर की बात कर रखी है, उसकी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मेरे को जो है ग्रॉस आउटपुट एक्स निकालने के लिए आई माइनस ए का इनवर्स चाहिए होता है इनटू में डी। तो ध्यान से देखो ये डी दे रखा है हमारे पास 10 एंड 20 एंड आई माइनस ए के लिए ए मेरे को ऑलरेडी दे रखा है, तो हम यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूं 0.5, 0.3, 0.2 एंड 0.40। तो ये i माइनस ए होके यहाँ पे इनवर्स बन के आएगा एंड फाइनली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन भी मैंने आपको पीछे दिखा रखी है बच्चे, सो दैट कि आप इजीली करो। i माइनस ए का इनवर्स ये रहा, x निकालने के लिए i माइनस ए के d से मल्टीप्लाई करा, d क्या है 10 20, ये अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा दस द ग्रॉस आउटपुट फॉर टू सेक्टर आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। पहला क्वेश्चन था, बहुत इजी था, मैंने वही पकड़ा, उसको खत्म करा। देन आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड लेबर आर यूज्ड एज टू प्राइमरी इनपुट, देयर कोएफिशिएंट फॉर द टू सेक्टर्स आर गिवन एज। तो लैंड एंड लेबर क्या है, फाइनली हमारे पास एज अ इनपुट यूज हो रहे हैं। अब फर्क क्या है बच्चे, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ लेबर पढ़ा था, लैंड के ऊपर हमने नहीं पढ़ा था। अब इस क्वेश्चन ने दे दिया है, तो पहली बात दे दिया है तो क्या करें और किसको कैसे टैकल करना है इसके ऊपर समझते हैं। देखो क्वेश्चन ने दे दिया है, इस वजह से कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, बस हमने ये पढ़ा नहीं है, बाकी चीजें अभी भी इसमें ही आसान है। हमने अभी जब प्राइस की बात करी थी तो एक पॉइंट जरूर उठाया था हमने, जिसका नाम था वैल्यू एडिशन। तो मैंने बताया था वैल्यू एडिशन जो है जनरली हम जो इनपुट लेकर आते हैं उस पर जो भी चीज लगाते हैं वो वैल्यू एडिशन की तरह काम करता है। तो उस टाइम पर हमने सिर्फ लेबर की डिस्कशन करी थी कि लेबर जो है एज अ इनपुट पर वर्क करती है, तो ये वैल्यू एडिशन का काम भी करती है। यानी कि मैं कोई चीज लेकर आया, मेरे लेबर ने उस पर काम करा, तो मैंने वो चीज जो है अब थोड़ी सी महंगी करके एज मार्केट में बेचूंगा। जो महंगाई जो चीज महंगी करी है वो बेसिकली मेरा वैल्यू एडिशन है। तो वैल्यू एडिशन सिर्फ लेबर की वजह से नहीं होता, हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, इन सब की वजह से भी होता है। कैपिटल इसके अंदर एक इंक्लूडिंग है। तो वैल्यू एडिशन के लिए अभी तक सिर्फ लेबर पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार मेरे को क्या दे रखा है, लैंड। और लैंड पे जो दिया जाता है वो होता है रेंट। जो लैंड को यूज करने के बदले जो कीमत चुकाई जाती है उसका जो नाम है वो रेंट होता है। लेबर के लिए उसकी जो वेज रेट है हम वो देते हैं, जो कि आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि पर यूनिट ऐसा कुछ ना कुछ दे रखा होता है, पर डे या पर यूनिट। तो इसका मतलब अभी तक जो वैल्यू एडिशन थी वो लेबर की फॉर्म में थी, अब जो वैल्यू एडिशन है लेबर प्लस लैंड दोनों के रूप में थी। अभी तक हम क्या करते थे कि मान के चलो एक्स का प्राइस है, ये मेरे पास है इनपुट रिक्वायरमेंट, तो हमने px और py करके पढ़ा, तो ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। a11 ये हो गया, a12 ये हो गया, a21 एंड a22। तो प्राइस ऑफ x है a11। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चे, इन अंदर हमने कहा था कि यहां पे ये हम px रेट पे लेंगे, प्लस हम जो भी इनपुट ले रहे हैं y इंडस्ट्री से उसको हम किस रेट पे ले रहे हैं, py पे, ठीक है। प्लस में हम L1W है वो जो हमने लेबर है उसको भी जो हमने यूज करा है, इन सबको जोड़ के जो हम अपना प्राइस कवर करेंगे, तो मेरा जो प्राइस है वो इन तीनों का इंक्लूजन होगा। सिमिलरली इंडस्ट्री वाई के प्राइस के लिए भी हमने ऐसे ही कुछ देखा था
कि P12 PX प्लस A22 यहां पे आ जाएगा PY प्लस यहां पे आ जाएगा L2W इज इक्वल टू प्राइस ऑफ Y। तो बेसिकली प्राइस ऑफ X प्राइस ऑफ Y जो है हमारे पास जो भी वैल्यू एडिशन है उसको भी कवर करते हैं। अब वैल्यू एडिशन में आप ध्यान से देखो तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ लेबर लिया गया है, और अगर मैं इस लेबर को फिलहाल थोड़ी देर के लिए एक्स्ट्रा नाम दे दूं वैल्यू एडिशन तो चल जाएगा। तो हमने फाइनली जो डिस्कस करा वो यही करा कि हमारे पास प्राइस निकलने का जो तरीका है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू जो भी प्राइस निकलने का तरीका होता है I माइनस ए का इनवर्स, इसका होता है ट्रांसपोज, इनटू में होता है लेबर। तो अगर मैं कहूं ये लेबर एक्चुअल में वैल्यू एडिशन ही है, क्योंकि उस टाइम स्पेसिफिक नाम था तो हमने लेबर यूज कर लिया, लेकिन इस बार क्या है ये वैल्यू एडिशन है। तो यहां पे ये सब चीजें सेम है, और बस ये वैल्यू एडिशन के रूप में लेबर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा जितना भी हम इनपुट यूज कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये है कि हमें कुछ नहीं करना, हमें अगर प्राइस फाइंड करनी है तो इसके लिए हमारे पास होता है I माइनस ए के इनवर्स में ट्रांसपोज, इसके बाद जो मल्टीप्लाई करना है वो बस हमें वैल्यू एडिशन से करना है। ठीक है, अब वैल्यू एडिशन जो है वो फर्स्ट इंडस्ट्री बोलो, एक्स इंडस्ट्री बोलो, कुछ भी नाम बोलो, इसमें क्या यूज कर रखा है, लैंड एंड लेबर जो भी है आर यूज्ड बाय टू प्राइमरी इनपुट, बट इंडस्ट्री का नाम नहीं है बच्चे, तो मैं कुछ भी यूज कर लूंगा, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि वैल्यू एडिशन जो है इंडस्ट्री 1 के थ्रू, एंड सिमिलरली वैल्यू एडिशन जो है इंडस्ट्री 2 के थ्रू क्या होगा, मुझे बस ये डिस्कस करना है। अब इंडस्ट्री 1 और इंडस्ट्री 2 जो है इनकी पर यूनिट इनपुट रिक्वायरमेंट दे रखी है, ये क्या है पर यूनिट। इसके लिए मुझे ये जानना है कि ये प्रोडक्शन कर कितना रही है, और इसीलिए पहला क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि आप इनका ग्रॉस आउटपुट निकालें। तो ग्रॉस आउटपुट से मुझे क्या पता चला कि ये बेसिकली जो प्रोडक्शन कर रही है 62.5 एंड 78.83 जो है यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक, इनकी क्या कहते हैं, द लैंड एंड लेबर यूज्ड टू प्राइम यूनिट देयर कोएफिशिएंट फॉर टू सेक्टर आज एज फॉलो। यहां पे हमारे को दे रखा है कि लेबर जो है इंडस्ट्री 1 एंड इंडस्ट्री 2 के द्वारा कैसे कैसे यूज किया जा रहा है। वेज रेट एंड रेंट दे रखा है 40 एंड 100, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो सुनना बेटा, मुझे वैल्यू एडिशन निकालना है। वैल्यू एडिशन के लिए यहां पे मैंने आपको डिस्कस करा कि वैल्यू एडिशन के यहां पे चाहिए होता है, अब जो प्राइस है बेसिकली ये प्राइस ये पर यूनिट है। ठीक है, प्राइस क्या है, ये पर यूनिट है, तो वैल्यू एडिशन में मेरे को पर यूनिट ही निकालना है। इसलिए जो मैंने आउटपुट निकाला है इसके लिए रेलिवेंसी जो है मैं फिलहाल समझता हूं यहां पर इतनी नहीं है, मैं फालतू में इसके साथ जाऊं और इसको डिवाइड करूं तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम सिंपल चलते हैं क्वेश्चन के अंदर, हालांकि जो मैंने पीछे वर्ड्स बोले थे वो यही बोल रहे थे कि इसको यूज करना है, बट फाइनली क्योंकि जो प्राइस है वो पर यूनिट निकालना होता है, तो मेरे को ये बोला जा रहा है इंडस्ट्री 1 इतना यूज कर रही है, इंडस्ट्री 2 इतना यूज कर रही है, तो मेरे पास ये आया इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 नहीं सॉरी, ये आया बच्चे मेरे पास लैंड एंड लेबर, ये आया इंडस्ट्री 1 और इंडस्ट्री 2 के थ्रू। इंडस्ट्री 1 और इंडस्ट्री 2 के थ्रू जो है लैंड लेबर 0.4 0.5 0.4 0.5 एंड 0.3 0.4 0.3 एंड 0.4, इस तरीके से हमारे पास लैंड और लेबर यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान देना हमारे पास एक लेबर को यूज करने का जो रेट है वो कितना है बच्चे, वो है 40 रुपए, और लैंड को यूज करने का रेट जो है रेंट 100 रुपए है। तो इसका मतलब अगर इंडस्ट्री 1 0.4 वो यूज कर रही है लैंड, लैंड ऊपर लेबर ऊपर है, लेबर ऊपर है, 0.4 हमारे पास लेबर यूज कर रही है एंड 0.5 हमारे पास लैंड यूज कर रही है एक यूनिट बनाने के लिए।
तो एक यूनिट बनाने के लिए ये अपनी तरफ से कितना वैल्यू एडिशन कर रही है। तो क्वेश्चन के अगर हम सिनेरियो से समझे तो मुझे बेसिकली इनके रेट को मल्टीप्लाई करना है। इनका रेट ये रहा, सिंपल, ये इनका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। यानी कि एक यूनिट के लिए पर यूनिट कितना लेबर चाहिए होता है, लेबर है 0.4 एंड लैंड कितना है 0.5। ठीक है, लेबर कितने की आ रही है बच्चे, हम यहां पे लिख देते हैं 40 रुपए की, लैंड 100 रुपए की आ रही है। तो यानी कि जो हमारे पास वैल्यू एडिशन होगा वो 66 रुपीस का होगा। सिंपल है, हमने वैल्यू एडिशन निकाला। सिमिलरली पर यूनिट यहां पर भी निकाल देते हैं। पर यूनिट लेबर ये कितना है बच्चे हमारे पास 0.3 एंड लैंड कितनी है 0.4 इनटू में बच्चे यहां पे आ गया 40, यहां पे आ गया 100। ठीक है, तो जो भी आएगा यहाँ पे 40 आ जाएगा, 4 तिया 12 इज इक्वल टू 52, इन दोनों का सम हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। तो वैल्यू एडिशन अगर हम नॉर्मल देखें तो बेसिकली पर यूनिट को उनके रेट से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना, बट देयर इज अ मैट्रिक्स इन्वॉल्व, तो ये काम हमें मैट्रिक्स के थ्रू ही करना चाहिए, बेस्ट ये रहेगा। तो अब देखो मैट्रिक्स के थ्रू हम ये काम कैसे करेंगे। इस तरीके से जो है जनरली हमने अपनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के एप्लीकेशन को डील करा है आप लोगों ने। तो मेरे पास बेसिकली एक मैट्रिक्स है जहां पे मेरे को रेट गिवन है और एक है जो है इनपुट गिवन है और एक है रिक्वायर। रिक्वायर क्या है बच्चे कि दोनों का मेरे को वैल्यू एडिशन चाहिए। तो रेट के लिए बच्चे हमारे पास दो एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट से 2x1 और 1x2 की मैट्रिक्स बनेगी। इनपुट जो है 2x2 फॉर्म में है और रिक्वायर क्या है वैल्यू एडिशन, यानी कि दो एलिमेंट है 2x1 और 1x2 की पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगी। तो अब मैं देखता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहां पॉसिबल है। तो ये अगर मैं 1x2 2x2 ले लूं तो रिजल्ट क्या होगा, 2 से 2 चला जाएगा, नया ऑर्डर 1x2 आएगा, यानी कि ये चीज आ जाएगी हमारे सामने। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम अपने इंफॉर्मेशन को यहां डाल देंगे, एक रो दो कॉलम, यानी कि 40 100। बहुत ध्यान से देखना, यहां पे ये एक तरीके से रुपीस है, यहां पे ये है बच्चे हमारे पास लेबर और ये है लैंड। ठीक है, यहां पे हमने 2x2 लिया तो इसकी इंफॉर्मेशन भी बहुत ध्यान से देखना, 0.4 0.3 0.5 एंड 0.4। तो यहां पर भी बच्चे हमारे पास ये बेसिकली इंडस्ट्री, ये हमारे पास लैंड सॉरी लेबर, ये लैंड, ये इंडस्ट्री 1 और ये इंडस्ट्री 2 के ऊपर है। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, थोड़ा सा मैं इनको यहां पे लाइन लेके चल रहा हूं बिकॉज देयर इज सम इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं डिस्कस करने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी क्रॉस कह रहा हूं, जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी रो टू कॉलम कॉलम टू रो, तो उस मल्टीप्लिकेशन को मैं कंसीडर करूं तो हमारे पास क्या होगा, लेबर जाके लेबर से मल्टीप्लाई हो रही है, लैंड जाके लैंड से मल्टीप्लाई हो रही है और इंडस्ट्री 1 का मेरे को एक तरीके से वैल्यू एडिशन मिल रहा है। तो मेरे पास जो वैल्यू एडिशन आया वो ये आया 66 अपॉन में 52, इस तरीके से आया। अब देखो लेफ्ट यहां पर हमने दिस सिचुएशन टू दिस सिचुएशन चली है, तो यहां पे हमारे पास आया लैंड, सॉरी ये लेबर, सॉरी ये आया इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 का बच्चे, और यहां पे आया ये रुपीस फॉर्म में, नहीं एक रो दो कॉलम, बेटा एक थोड़ी सी गलती हो गई, एक रो दो कॉलम था यहाँ पे ये, तो ये आएगा यहाँ पे एक रो दो कॉलम, यानी कि एक रो दो कॉलम 66 एंड 52। तो रो वाइज तो हमारे पास रुपीस है, यहाँ पे इंडस्ट्री 1 और इंडस्ट्री 2, यानी कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ रुपीस फॉर्म में इंडस्ट्री 1 एंड इंडस्ट्री 2 के द्वारा। दिस इज इंफॉर्मेशन विच इज जो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के टाइम पे ध्यान रखनी होती है, खास तौर पे जब हम सवाल करते हैं कि हमारे पास किस चीज की रो आ रही है किस चीज की कॉलम आ रही है। तो फाइनली मैट्रिक्स के थ्रू अगर हम ये ट्रीट करें तो 66 और 52 मेरे पास वैल्यू एडिशन है। अब बात यही हुई थी जब हमारी ओरिजिनल थी कि प्राइस निकालने के केस में बच्चे, प्राइस निकालने के केस में मुझे क्या चाहिए होता है, साथ में वैल्यू एडिशन से ही मल्टीप्लाई करवाना है। इसका मतलब है बच्चे हमारे पास प्राइस निकालने के केस में i माइनस ए के इनवर्स का ये है ट्रांसपोज, ध्यान से देखिए, इनटू में इन्होंने क्या कर रखा है वैल्यू एडिशन से ही मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, और वैल्यू एडिशन जो है हमने भले ही इस फॉर्म में निकाला है लेकिन जो उधर लग रहा है
वो इसी फॉर्म में लगेगा, क्योंकि हमने प्राइस के जो वैल्यू एडिशन है वो भी हमने इसी रो मतलब मैट्रिक्स ऑर्डर में ही लगाया है। तो यानी कि एक दो रो एक कॉलम फॉर्म में ही लगाया है। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई। और यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ प्राइमरी इनपुट को इन्होंने करके भी बताया है। ये हमने लिया जहां पे ये है हमारे पास रुपीस, ये लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है या लेबर को। ये भी मेरे पास इंडस्ट्री वन इंडस्ट्री टू जो मल्टीप्लाई करके आई, तो ये इंडस्ट्री वन और इंडस्ट्री टू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनली मुझे ये पता चला कि इक्विलिब्रियम प्राइस P1 और P2 208 और 190 है। एंड दिस इज अ फाइनली आंसर, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ टू सेक्टर, जो हमें समझना था। तो क्वेश्चन के अंदर समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा थी कि कैसे टैकल करना है। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको चीजें समझ में आई। थोड़ी जगह हम अटके भी थे, बट फाइनली वो थोड़ा सा मैट्रिक्स के ऑर्डर की वजह से दिक्कत आई थी। बाकी इस क्वेश्चन में हमें और कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कहता है एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस कर रही है टू कॉमोडिटी एक्स एंड वाई। तो हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, एक्स और वाई प्रोड्यूस कर रही है, टू कॉमोडिटी सर्व एज इंटरमीडिएट इनपुट इन ईच अदर प्रोडक्शन। यानी कि एक्स का वाई में भी जाता है, वाई का एक्स में भी। इन्होंने कुछ क्वेश्चन के अंदर बात क्लियरली बोल रखी है। टू प्रोड्यूस अ यूनिट एक्स जो है वो 0.2 ले रहा है, 0.6, एंड टू प्रोड्यूस अ यूनिट वाई जो वाई ले रहा है 0.4 एंड 0.3। तो मैं जल्दी से ए बना लेता हूं बच्चे। ए बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ए जो पर यूनिट रिक्वायरमेंट है, तो ये एक्स आ गया, वाई आ गया, यहाँ पे भी एक्स आ गया, वाई आ गया। तो ये हो गया मेरे पास 0.2, यहाँ पे हो गया बच्चे 0.6 एंड 0.4 एंड यहाँ पे आ गया 0.3। आगे बढ़ते हैं कि हमसे और क्या बोला हुआ है। 3 and 5 लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ एक्स एंड अ यूनिट ऑफ वाई। तो यानी कि ये वैल्यू एडिशन का काम करेगा। जब करेगा देखी जाएगी। तो वेज रेट साथ के साथ दे रखे हैं। इफ द फाइनल डिमांड इंक्रीज बाय 150 एंड डिक्रीज बाय 120। ये सेंस पहली बार आई है, पहला इंक्रीज हो रहा है, टू भी नहीं है, बाय है बच्चे। अब बाय का मतलब है इतने से कंपैरिजन से बढ़ रहा है 150। तो कहीं ना कहीं ये मेंशन होना चाहिए, बट ये कहीं मेंशन नहीं है। आप देख सकते हो नीचे इन्होंने 3 क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं। अब ये कहीं मेंशन ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब हम करें क्या। और अच्छा दूसरी बात ये कि इस बार इंक्रीज ही नहीं है, डिक्रीज भी है। ये चीजें हमने कभी नहीं देखी। तो ये पॉसिबल है इकोनॉमी में कि यार फाइनल डिमांड जो है, सपोज कर लो कि अगले साल मुझे लगता है हमने सोलर पैनल बहुत ज्यादा लगाए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कम हो जाएगी, और जो कि वाजिब भी है। तो डिक्रीज होना भी एक इकोनॉमी के अंदर हो सकता है। तो पहला पॉइंट है कि बाय को कैसे टैकल करें, जबकि बेस ही नहीं है। तो बेस नहीं है तो हम उसको जीरो मान लेंगे। तो जितना गिवन है ना, हम उसी को फाइनल डिमांड मान लेंगे। ठीक है। तो बाय का रोल यहाँ पे खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि रीजन ये है कि जो हमारा बेस है वो ही नहीं है जिससे हम कंपेयर कर सके। ठीक है। दूसरी बात, अब हमें एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज, दोनों को कैसे टैकल करें। तो डिक्रीज के लिए हम नेगेटिव सिंबल का यूज करेंगे एज यूजुअल। जो आपके दिमाग में आ रहा था वही लॉजिक यहाँ पे प्रिवेल करेगा। तो बस मुझे क्या करना है, चेंज इन ग्रॉस आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द टू कॉमोडिटी। तो ग्रॉस आउटपुट चेंज करने के लिए मेरे को निकालना है डी। तो डी जो है मेरे पास जो हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा जो डी है वो हो जाएगा इंक्रीज बाय 150, 150, ये है 120। तो ये मैं स्पेशली नेगेटिव से मार्क कर रहा हूं। कई जगह ये आप देखोगे कि यहाँ पे ना ब्रैकेट सिस्टम भी यूज कर देते हैं। दिस ऑल्सो ओके कि ब्रैकेट नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आई थिंक आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि I माइनस ए इन्होंने करा, जो कि हमारे पास जो भी हमारे पास आएगा यहां से I माइनस ए करके और उसका डेट करके, क्योंकि जो x निकालना है I माइनस ए के इनवर्स का हमें यहाँ पे क्या करना है, d से मल्टीप्लाई। तो चेंज इन ग्रॉस आउटपुट, अब ये इन्होंने बहुत फोकसफुली इस वर्ड को देखो, चेंज इन ग्रॉस आउटपुट पूछा हुआ है। तो देखो वैसे तो वाजिब है कि हमें क्या दे रखा है, हमें फाइनल डिमांड में चेंज बोला है। ठीक है। अगर फाइनल डिमांड में चेंज बोला है तो ग्रॉस आउटपुट भी जो है हमारा चेंज वाला ही निकलेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं जो वो डिमांड में ले रहा हूं कि इतना आउटपुट मेरा इंक्रीज हुआ, सॉरी इतनी फाइनल डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो इससे जो रिजल्ट आएगा ना वो भी इंक्रीज वाला ही आएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर मैं ये जो फाइनल डिमांड है ये मैं चेंज वाली ले रहा हूं, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो जो एक्स आएगा वो भी चेंज वाला आएगा। सॉरी
ठीक है, यानी कि जो ग्रॉस आउटपुट आएगा वो भी सिर्फ यही दिखाएगा कि आपका इतना चेंज आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चे हमारे पास, तो हमें यहाँ पे देखो आप डी दे सकते हो, इन्होंने नेगेटिव ही लिया है, तो मैं यही सोच रहा था कि ब्रैकेट ना लेगा। और चेंज इन एक्स देखो लिया हुआ, चेंज इन डी दे रखा है, तो जैसा आपका डी होगा वैसा ही आपका एक्स होगा, ये मैं पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो इन सबको जब हमने करा तो हमारे पास रेस्पेक्टिवली ये चीजें आई, तो इसका मतलब है कि 150 यूनिट का अगर मेरे पास फाइनल डिमांड बढ़ती है तो उनको 178 एज अ आउटपुट बढ़ाने की जरूरत है। और अगर मेरे पास वन उससे गिरती है 120 से, तो आउटपुट गिराने की जरूरत कितनी है? ओनली 18.750। तो इंक्रीज लिखा हुआ है एंड साथ में साथ सॉरी डिक्रीज और इंक्रीज, इन वर्ड्स का आप ध्यान से देख सकते हो कि यूज हुआ है। आउटपुट ऑफ वाई, पता नहीं इन्होंने x यूज करा है y यूज करा है, बट फाइनली मेरे पास हाँ y यूज करा है। अब चलते हैं चेंज इन अ लेबर रिक्वायरमेंट। तो बेटा लेबर जो है विच इज आल्सो डिपेंड ऑन कि लेबर रिक्वायरमेंट में क्या चेंज होगा। तो लेबर की रिक्वायरमेंट तो हमारे पास डिपेंड करती है कि चेंज कितना हो रहा है हमारे पास, चेंज इन ग्रॉस आउटपुट। तो ध्यान से देखो बच्चे, लेबर जो है मेरे पास 3 और 5 दे रखा है, ठीक है। तो ये 2 यूनिट्स हैं, तो 2x1 या 1x2 से ये बन सकता है। ग्रॉस आउटपुट में भी 2 एलिमेंट है, तो 2x1 और 1x2 से बन सकता है। मुझे क्या बताना है? चेंज इन लेबर रिक्वायरमेंट। तो ये पर यूनिट है बेसिकली, तो कायदे से तो मुझे इनको मल्टीप्लाई कर दूं आंसर आ जाना चाहिए, बट ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के अंदर ही आंसर देना जस्ट रहता है। और चेंज इन लेबर रिक्वायरमेंट का जो आंसर रिक्वायर है वो भी 2 यूनिट है, यानी कि आप 2x1 एंड 1x2 कुछ भी दे सकते हो। तो फाइनली 1x2 एंड 2x1, 2 से 2 गया हमारे पास जो है। अच्छा एक सेकेंड, चेंज इन लेबर रिक्वायरमेंट, चेंज इन लेबर रिक्वायरमेंट, चेंज इन वैल्यू एडेड इन टू प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है। तो हाँ, अगर हम ये वाला लेते हैं बच्चे, तो 2 से 2 कटेगा, 1x1 बचेगा। एंड 1x1 का मतलब है कि मेरे पास एक ही एलिमेंट आएगा जो कि दोनों को चेंज में दिखाएगा, यानी कि टोटल चेंज में दिखाएगा। और अगर मैं यहां से बच्चे लेता हूं, कुछ और पैटर्न तो नहीं आ रहा बेटा। तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन लेबर रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ एक यूनिट के अंदर ही बताना पड़ेगा, यूनिट नहीं बेसिकली, इसकी एक एलिमेंट होगा। तो हम 1x2 इसकी बनाएंगे, 2x1 इसकी बनाएंगे, जिनमें 2 से 2 चला जाएगा, आंसर 1x1 में आ जाएगा। ये बेसिकली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम वही सीखते हैं। तो यहां से 1 रो 2 कॉलम, तो यहां पे लेबर पर यूनिट कितना दे रखा है बच्चे हमारे पास? ये दे रखा है 3 एंड 5। और 2 रो 1 कॉलम, तो यहां पे दे रखा है बच्चे हमारे पास जो हमने पीछे निकाला, ये हमने 178 और -18। और ऐसे कुछ मल्टीप्लाई होके मेरे पास चेंज इन लेबर रिक्वायरमेंट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चे हमारे पास कि ये लेबर रिक्वायरमेंट में चेंज के लिए लेबर को हमने आउटपुट चेंज वाले आउटपुट से मल्टीप्लाई करा, तो लेबर 440 से क्या हो गया? ये इंक्रीज हो गया, यानी कि हमारे पास 440 यूनिट जो भी लेबर की है वो चेंज आएगा। अब लेबर के अंदर क्या बोला हुआ है, ठीक है ना, कि इनकी जो वेज रेट है वो कितनी है? 20। तो 440 को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो वैल्यू एडिशन में चेंज आ जाएगा, यानी कि दो सेक्टर लेबर अपनी यूनिट एक की बढ़ती है दूसरे गिरती है, तो इसकी वजह से लेबर जो है 440 जो है बढ़ जाएगी। और एक लेबर 20 रुपए की है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल 81 आसपास जो है, 8000 के आसपास जो है हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इनको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अदरवाइज आप मैट्रिक्स बना के मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसा कि इन्होंने करा हुआ है। ज्यादा डिस्कस की जरूरत नहीं है, आप यहां से समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन के अंदर पॉइंट है, द फॉलोइंग डिटेल गिवन टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स फॉर 2 सेक्टर इकोनॉमी। सेक्टर 1 और सेक्टर 1 से कितना लेता है ये गिवन है, यहां से 2 से कितना लेता है और देता कितना ये भी है। फाइनल डिमांड के लिए मेरे को बोला हुआ है यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 फाइनल डिमांड है। राइट डाउन द इनपुट आउटपुट टेबल, यहां पे टेबल बनानी है, इनपुट आउटपुट टेबल फॉर द इकोनॉमी।
तो इकोनॉमी में इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के लिए मुझे ये देखना है कि इस फाइनल डिमांड को पूरा करने के लिए मुझे ग्रॉस आउटपुट कितना चाहिए होगा, यानी कि जो मेरे को एक्स है वो कितना चाहिए होगा। और इस फिगर में जो ए है वो मेरे को क्लियरली दिख रहा है, अरे आजा, 0.5, 0.3, 0.3, 0.2। तो इसकी कैलकुलेशन भी आप देखो यहाँ पे मैंने कर रखी है। ए ये रहा बेटा, डी ये रहा, 15-20 इनके पास जो भी करके आया, तो ये आया 58 एंड 46, जो बेसिकली हमारे पास आंसर आया एक्स 58 एंड 46, हाँ कुछ ऐसा ही आंसर आया। तो फाइनल जो ग्रॉस आउटपुट है वो कितना आया, 58 एंड 58.06 एंड 46.77। तो इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना होता। मुझे जब पता है कि मेरा ग्रॉस आउटपुट डिलीट, मुझे जब पता है कि मेरा ग्रॉस आउटपुट सेक्टर 1, सेक्टर 2, फाइनल डिमांड एंड टोटल डिमांड, जिसे हमने एक्स बोला है ग्रॉस आउटपुट, सेक्टर 1, सेक्टर 2, ये कितना है, फाइनल डिमांड यहाँ पे 15 है, ये निकल के आया 58.06, यहाँ पे 20 है, ये निकल के आया 46.77। यहाँ पे बेटा 0.5 है, जिसका मतलब है कि अपनी इंडस्ट्री का 50% जो है ये यूज करता है, यानी कि 29.03। और हाँ, एंड 30% मुझे इसका चाहिए होता है अपने प्रोडक्शन के का ही, किससे चाहिए होता है, इंडस्ट्री 2 से चाहिए होता है। तो 46 का हम 30% करेंगे, यानी कि वन थर्ड करेंगे, तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत ज्यादा हो जाएगी। 46 इंटू में 7, 7 इंटू में 3 अपॉन में 100, ठीक है। एंड इस एंट्रीज को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे 2 डॉट लगाए हैं। तो इस एंट्री को फिल करने के लिए कि अब जो है यहाँ पे मैं गया सेक्टर 2 के पास, ये कह रहा है मेरे को 0.3 अपने प्रोडक्शन का मेजर करा हुआ चाहिए, किससे, मुझे इन सेक्टर 1 से चाहिए। तो 0.3 सेक्टर 1 के पास गया, भैया आप 58.06 का मुझे 30% चाहिए, ठीक है। और दूसरा डॉट जो है वो ये है कि मुझे अपने वाले का 20% चाहिए, यानी कि 46.77। तो जब आप ये यूज कर लोगे तो फाइनली आपको दिख जाएगा कि आपका पूरी तरीके से ये बैलेंस हो चुका है। बट द कमाल का क्वेश्चन ये नहीं है बेटा, कमाल का क्वेश्चन है इफ द टोटल लेबर अवेलेबल इज 20 यूनिट, टोटल लेबर जो है वो 20 यूनिट है। तो क्या ये पूछ रहा है कि सॉल्यूशन जो है फिजिबल है, इसी वजह से उसने इस लेबर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अदरवाइज कब से आपके मन में डाउट उठ रहा होगा कि लेबर क्यों दे रखा है। तो कह रहा है कि सेक्टर 1 की एक यूनिट के लिए लेबर 0.5 है, सेक्टर 2 की एक यूनिट के लिए लेबर 0.4 है। टोटल प्रोडक्शन हमें पता चल चुका है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा फाइनली टोटल अगर जब लेबर चाहिए, एक तरीका है 0.4 एंड सॉरी 0. सॉरी 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 तो क्या हो गया, हाँ, कि लेबर, हाँ 0.4 0.5 एंड 0.4। तो लेबर है एक तो 0.5, दूसरा है 0.4। 0.5 लेबर जो चाहिए होता है वो मुझे चाहिए होता है 58.06 के अंदर, और 0.4 जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है 46.77। यानी कि एक यूनिट के लिए लेबर जो है ये पर यूनिट दे रखी है लेबर, ये लेबर दे रखी है सेकंड इंडस्ट्री के लिए, ये भी देता पर यूनिट दे रखी है। टोटल प्रोडक्शन इतना हो रहा है, दोनों का सम कितना आ जाएगा 47.73। इसी इंफॉर्मेशन को अगर आप करना चाहो तो ध्यान से देखो, यहाँ पे लेबर जो है वो दो मतलब एलिमेंट है लेबर के, तो 2x1 एंड 1x2 में हम कर सकते हैं। फाइनली जो ये प्रोडक्शन है, ये ग्रॉस आउटपुट, इसकी भी 2 यूनिट है, 2 यूनिट है तो 2x1 एंड 1x2 से आप बना सकते हैं। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट जो लेना चाहते हैं, एक ही एलिमेंट आएगा, तो आप इस वाले सेक्टर को यूज, इस वालों को यूज कर सकते हैं। अरे यार, कि जैसे इसको ए रखा, इसको ए रखा, इसको बी रखा, या फिर आप इसको ए और इसको बी रख के भी ए बी कर सकते हैं।
यानी कि ए बी ऐसे भी हो सकता है और ए बी ऐसे भी हो सकता है, अल्टीमेटली आपका 1 क्रॉस 1 ही आएगा। ध्यान रखने वाली बात यही है कि आपके ऑर्डर जो है इंटरनली वो सेम होना चाहिए। सो तो फाइनली टोटल लेबर रिक्वायरमेंट कितनी निकल के आई है? 47.73। मुझे 47 लेबर चाहिए, जितना मैंने तामझाम करा फाइनल जो डिमांड दे रखी है फाइनल जो, उसके ऊपर ग्रॉस आउटपुट जो मेरे को चाहिए, यानी कि इतना प्रोडक्शन करने के लिए मुझे 47 आर चाहिए। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि टोटल लेबर जो है वो अवेलेबल है 20 यूनिट, मुझे चाहिए 47, अवेलेबल 20 है। क्या सॉल्यूशन फिजिबल है? नो। अगर मेरे को इनपुट ज्यादा चाहिए है ही नहीं तो मैं प्रोडक्शन कर कैसे सकता हूं? लेबर का काम लेबर ही कर पाएगी, मशीन्स नहीं कर पाएगी, यानी कि कैपिटल जो है वो नहीं कर पाएगी। आई होप आप ये बात को समझ पाए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। कहता है 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है, जिसमें इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट दे रखा है A11 A12 सॉरी 21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, यानी कि बेसिकली A11 12 11 12 एंड 13, ये सारे एलिमेंट हमें दे रखे हैं। यूजिंग हॉकिंग सिमोन कंडीशन टेस्ट वेदर द सिस्टम इज वाइबल। तो हमें यह बताना होता है कि हॉकिंग सिमोन कंडीशन वैलिड है। तो ये बेसिकली कहां पे लगती है? एक तो I माइनस ए के डेट पे लगती है, दूसरा हमारे पास जो मेन प्रिंसिपल वो होता है डायगोनल उस पे लगती है। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है ये रहा ए और ये मेरे पास I माइनस ए आ गया। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है, आप देखो मैं तीनों को काट रहा हूं, ये तीनों पॉजिटिव है और I माइनस ए का डेट भी पॉजिटिव है, तो हमारे पास हॉकिंग सिमोन कंडीशन को वेरीफाई करता है। आगे क्या कह रखा है? डिटरमाइन द ग्रॉस आउटपुट जब 21,000 42,000 63,000 हो जाए। तो इसमें भी कोई डिमांड वो नहीं है, फाइनल डिमांड जो है वैल्यू फॉर देम ग्रॉस आउटपुट निकालना है। तो ये भी इजी है, मैंने डिमांड ये ली, इसको करा तो मेरे पास इतना जो आ गया ग्रॉस आउटपुट आ गया। तो सर ये क्वेश्चन लिया क्यों? छोटा सा पॉइंट था थर्ड, कहता है कि डिटरमाइन द न्यू लेवल ऑफ आउटपुट इफ द फाइनल डिमांड इंक्रीज बाय दिस दिस एंड दिस। पिछली बार भी इंक्रीज का केस था लेकिन कोई बेस नहीं था, तो वो चेंज में कन्वर्ट हो गया था, बट यहां पे बेस है। तो मैं क्या कर रहा हूं, फाइनल डिमांड निकालने के लिए मैंने जो ये डी है, पहले क्या था बच्चे हमारे पास ये डी, सॉरी हाँ पहले ये डी था, अब मेरे पास ये हो गया। ठीक है, ये रहा डी। तो डी 1500 से 3,4500 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे 1500 जोड़ेंगे, यहां पे 3,000 और यहां पे 4500। तो आप देख सकते हो रेस्पेक्टिवली मेरे पास ये फिगर्स आ गई हैं। तो इस टी को यहाँ पे रखा तो यहाँ पे ग्रॉस आउटपुट आ गया और ये देखो 2,10,000 से बढ़ा हुआ ही आया है। उम्मीद करता हूं बेटा ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, इसलिए इतना मुश्किल नहीं है। वन ऑफ द फाइनल क्वेश्चन जो हमें अब मिला है, सिर्फ पर एक थ्योरेटिकल डिस्कशन है बट काफी इंपॉर्टेंट है। देखना, कह रहा है कि गिवन द इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स एंड द फाइनल डिमांड वेक्टर, ये रहा। तो ये क्या है? इनपुट आउटपुट डी, ये रहा। एक्सप्लेन द इकोनॉमिकल मीनिंग ऑफ अ एलिमेंट 0.33 00 एंड 200। तो 0.33 ये है। अब ये 0.33 जो है, ध्यान से देखना, मान के चल लेता हूं 3 इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री 1 2 3, यहां पे भी इंडस्ट्री 1 2 3। तो ये यहां पर आया है, इसका मतलब है कि इंडस्ट्री 1 जो है ना, जब इनपुट ले रही है तो मुझे 0.33 चाहिए होगा। अभी 0.33 है क्या? क्या यूनिट चाहिए होगी या कुछ और? तो ये डिस्कशन मैंने आपके सामने रोकी थी, जो कि फाइनली ये रही। अगर कोई भी फिजिकल यूनिट नहीं दे रखी है, मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, और सिर्फ वैल्यू है हमारे सामने, इट इज ऑलवेज इंटरप्रेटेड एज अ मॉनेटरी कोफिशिएंट दैट इज अ रुपी ऑफ अ इनपुट रिक्वायर्ड पर रुपी ऑफ अ आउटपुट। यानी कि 1 रुपए की अगर मेरे को आउटपुट बनाना है तो कितने रुपीस का इनपुट लेना होगा, ये मेंशन होता है। और ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड वगैरह बना रखा होगा, उसकी बात कर रखी है। तो फाइनली चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंडस्ट्री 1 को अगर ₹1 का आउटपुट बनाना है तो उसके लिए 0.33 रुपीस का इनपुट चाहिए होगा। कहां से चाहिए होगा? इंडस्ट्री 2 से। सिंपल। और इंडस्ट्री 2 अगर मैं कहूं, कह रही है कि मैं ₹1 का आउटपुट दे रही हूं, ₹1 का आउटपुट मैं दे रही हूं, तो इस आउटपुट में
हमारे को इंडस्ट्री 1 को कितना जाता है 0.33। आई होप आप ये बात समझ पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ अ थर्ड कॉलम सम। अच्छा, मैंने पूरा नहीं डिस्कस करा। 0 0 यहां पर है, तो 0 0 का मतलब है ये रहा, यहां पे थर्ड इंडस्ट्री, यहां पे थर्ड इंडस्ट्री, थर्ड इंडस्ट्री कह रही है कि मेरे तो को 0 0 है हमारा कोफिशिएंट, यानी कि हमें अपने इंडस्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता, और कंपैरिजन जो है ये रुपीस फॉर्म में हो रखा है, यानी कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, मतलब हम हमारी इंडस्ट्री अपने ही प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही, सिंपल कहने का मतलब। 200 है, यहाँ पे फाइनल डिमांड है बच्चे, तो इंडस्ट्री क्या कहते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। फाइनल डिमांड का मतलब जो है कंज्यूमर या गवर्नमेंट के द्वारा 200 रुपीज वर्थ का आउटपुट जो है वो यूज किया जाता है गवर्नमेंट और क्या कहते हैं कंज्यूमर द्वारा इंडस्ट्री 2 का। तो ये रुपीस फॉर्म में, बस ये ध्यान देना था। थर्ड सेकंड बहुत मैटर करता है कि थर्ड कॉलम के सम का क्या मतलब है। तो थर्ड कॉलम का सम जो है, अगर आप यहां पे देखो तो मेरे पास क्या आ रहा है बच्चे, मैं इसको रफ कर देता हूं। मेरे पास आ रहा है बच्चे थर्ड कॉलम का सम, इन तीनों को ऐड कर दो। तो पहले इनका मीनिंग समझते हैं। इंडस्ट्री 3 कह रही है कि मुझे 1 रुपए का आउटपुट बनाने के लिए, क्या कह रही है, इंडस्ट्री 3 कह रही है कि मुझे अगर 1 रुपए का रुपीस 1 का आउटपुट बनाना है तो मुझे इनपुट चाहिए रुपीस फॉर्म में, ठीक है। इंडस्ट्री 1 से इतना और इंडस्ट्री 2 से इतना, इंडस्ट्री 3 से इतना, यही मतलब है। तो इसका मतलब है 0.34, 0.72, 0.00। तो चलते हैं बेटा, इसका मतलब है वो कह रहा है कि अगर इस थर्ड कॉलम का सम करें तो 72 और 34, यानी कि हो गया 1.06। तो इंडस्ट्री 1 के थर्ड कह रही है कि मेरे को 1 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए 1.06 के इनपुट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 1 रुपए की वैल्यू प्रोड्यूस करने के लिए मुझे इनपुट चाहिए 1 रुपया 6 पैसे। ये एक नॉन फीजिबल सॉल्यूशन है, ये गलत सॉल्यूशन है। कि क्या हो रहा है, इंडस्ट्री 3 बेसिकली वैल्यू एडिशन ना करके वैल्यू डिक्रीज कर रही है, जबकि जीडीपी में ये काउंट नहीं होगा। हम यही पढ़ते हैं हर सेक्टर द्वारा वैल्यू एडिशन क्या किया जाता है, ये एक मेथड होता है नेशनल इनकम काउंट करने का। तो यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। और अगर ऐसा होता है तो हम उस इंडस्ट्री को ही रोक देंगे कि आप जो है वैल्यू एडिशन की जगह वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, आप हट जाइए यहां से। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको इनके सम का मतलब समझ में आया कि इंडस्ट्री 3 जो है बेसिकली सारी जो इंडस्ट्रीज है उनसे जो इनपुट यूज कर रही है, और जब मैंने उनका सम करा तो 1 रुपया बनाने में 1 रुपया 6 पैसे का इनपुट यूज कर रही है, जो कि वर्थ नहीं है, और इसलिए ये सोल्यूशन फिजिबल नहीं होगा। फाइनली थर्ड, एक्सप्लेन द इकोनॉमिकल मीनिंग ऑफ अ थर्ड कॉलम सम। थर्ड कॉलम का मतलब है कि अगर इंडस्ट्री 3 जो है वो अपना आउटपुट जो है जो कि होगा रुपीस 1 के बराबर, ये 3 इंडस्ट्री में बांट रही है 0.19, साथ के साथ फाइनल डिमांड भी होगा, ऐसा नहीं है बेटा पूरा बढ़ जाए। 0.19, 0.38, ये हो गया 0.00। तो जब आउटपुट बांट रही है तो अगर मैं इनका सम करूं तो एज सच मुझे कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इनका इकोनॉमिकल मीनिंग जो है वो बेसिकली कोई कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ड्राइव नहीं होगी जिससे मैं कोई कोई डिसीजन लूं। आई होप बच्चे, यानी कि इसका कोई इकोनॉमिकल मीनिंग नहीं है। एंड दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन, एंड आई होप बच्चे आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा टॉपिक जो कॉम्प्लेक्स था, मैंने क्वेश्चन की डिस्कशन नहीं करी, बट हाँ सॉल्यूशन मैंने साथ में दे दिए थे। तो हमारा लियोन टिप यहाँ पर ही खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन अगर आपके होंगे तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे जरूर